नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश चंद वाजपेयी है। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल लॉजिस्टिक ब्रिज में। पीछे मैंने सारे इनकोटर्म्स के बारे में डिटेल में वीडियोस बनाई हैं और काफ़ी आप लोगों ने पसंद भी किया है। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि एक समराइज्ड इनकोटर्म्स भी मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूं। तो आज मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को बहुत ही जो इसेंशियल नॉलेज है इंटरनेशनल इंटरनेशनल बिजनेस के लिए कि इनको टर्म्स किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस टर्म्स एंड कंडीशंस को, और उनका क्या इम्पोर्टेंस है ट्रेड एक्टिविटीज़ में या ट्रेड ट्रांजैक्शन में, उसको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि इंटरनेशनल इनको टर्म्स किस तरीके से हेल्पफुल हैं एक्सपोर्टर्स के लिए और इम्पोर्टर्स के लिए, और किस तरीके से ये बिजनेस की टर्म्स एंड कंडीशंस को स्मूथ करते हैं और रेगुलेट करते हैं। तो हम लोग अगली वेबसाइट में चलते हैं और इसके इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या इनकोटर्म्स क्यों इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो इनकोटर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे आईसीसी के द्वारा, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, जो कि स्टैंडर्ड रेगुलेशंस अप्लाई करने के लिए ट्रेड में, जिससे कि जब कभी कोई सेल परचेज हो तो बायर और सेलर के बीच में कोई ट्रेड डिस्प्यूट्स ना हो, वो एक प्रॉपर गाइडलाइंस के थ्रू रेगुलेटेड रहें। इसका पर्पस बहुत ही सिंपल था कि स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस एक्सपोर्टर या इंपोर्टर के जो हैं वो इसमें प्रॉपरली मेंशन हो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो तो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर अपनी इनको टर्म्स बेस पे अपने कमर्शियल टर्म्स को प्रॉपरली, रिस्क किसका कितना है, एक्सपेंसेस क्या लगने वाले हैं और क्या ऑब्लिगेशंस हैं, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन कर दें। और तीसरा इनका गोल जो है वो है कि किस तरीके से हम मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डिसएग्रीमेंट्स जो एक्सपोर्टर या इंपोर्टर के बीच में, बायर या सेलर के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या डिसएग्रीमेंट्स होने वाले हैं फ्यूचर में, उनको यहाँ से रिड्यूस किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। तो इनको टर्म्स अगर एक बार दोनों समझ लेते हैं, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर या बायर सेलर, तो उनको आसानी रहेगी अपने टर्म्स, अपनी कॉस्टिंग और अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे क्लियर करने के लिए। तो हम लोग इस स्लाइड में देखने की कोशिश करते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंस है कि कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही क्लियर रहता है। कॉमन लैंग्वेज में एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को इजीली उनके टर्म्स डिसाइड करने की आज़ादी इनको टर्म्स देता है। आप डिसाइड करिए आपको कौन सा इनको टर्म्स फेवरेबल है, और सामने वाली आपकी पार्टी जो आपका बायर है या सेलर है उसको भी कंफर्टेबल है। तो दोनों ही पार्टीज एक फिक्स पॉइंट पे आकर के एग्री करें कि उन्होंने कितना रिस्क लेना है और कितना एक्सपेंसेस बियर करना है, अकॉर्डिंगली उनके एग्रीमेंट साइन हो जाएंगे। रिस्क और कॉस्ट का एलोकेशन भी वो लोग आपस में बात करके डिसाइड कर सकते हैं, और इनका एक लीगल कंप्लायंस इंटरनेशनल ट्रेड में बन जाएगा कि उसके लॉज के अकॉर्डिंगली एक लीगल कंप्लायंस भी अवेलेबल होगा अगर कभी कोई डिस्प्यूट होता है। हालांकि ये डिस्प्यूट होते नहीं हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंसिस्टेंसी क्या है। तो इनको टर्म्स जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड, पूरे वर्ल्ड में सारी गवर्नमेंट्स इन इनको टर्म्स को एक्सेप्ट करती हैं और इनको एक लीगल गाइडलाइंस मानती हैं, और एक्सपोर्टर और इंपोर्टर या सेलर बायर्स इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। दूसरी चीज़ है कि भले ही कल्चरल डिफरेंसेस हों दो कंट्रीज के बीच में, बट लीगल लिंग्विस्टिक बैरियर से अबव ये इनको टर्म्स सेलर्स और बायर्स को ये फ्रीडम देते हैं कि वो अपनी कंसाइनमेंट्स को बहुत ही इजी टर्म्स में कम्युनिकेट करते हुए अपने रिस्क और कॉस्ट की एलोकेशंस को एक दूसरे के साथ में साझा करते हुए कंसाइनमेंट्स को प्रॉपरली और बहुत ही स्मूथली हैंडल कर सके, जिससे कि उनको कोई डिस्प्यूट का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा जो एक्सपोर्टर्स हैं या ट्रेड ऑपरेशंस के जो दूसरे पार्टनर्स हैं, उनको भी इसमें अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहती है
कि हमें हमारी क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। जैसे कैरियर्स की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। कैरियर्स अपने जो उनका मेजर डॉक्यूमेंट होता है रिसिप्ट का, जैसे बिल ऑफ लेडिंग कहते हैं, उसमें वो मेंशन करते हैं कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स का क्या है, जबकि वो इनकोटर्म्स उसमें मेंशन कर रहे हैं कि ये सीआईएफ है या ओशन फ्रेट प्रीपेड है या ओशन फ्रेट कलेक्ट है, कौन कौन से टर्म्स कलेक्ट होंगे, कौन से प्रीपेड होंगे। अगर उन्होंने फ्रेटेड बिल ऑफ लेडिंग दिया है तो उसमें वो सारे ही टर्म्स मेंशन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि ट्रेड फाइनेंस में इनकोटर्म्स का क्या यूज है। तो ट्रेड फाइनेंस में क्या है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके लिए रिस्क ट्रांसफर और ओनरशिप ट्रांसफर का क्लियर पिक्चर रहता है अगर इनकोटर्म्स उसमें प्रॉपर मेंशन है डॉक्यूमेंट्स में। कमर्शियल इनवाइस ही नॉर्मली ट्रेड फाइनेंस के जो कंपनीज हैं वो चेक करती हैं, तो कमर्शियल इनवाइस में वो ये चेक करती हैं कि उसमें किस इनकोटर्म के बेस पर शिपमेंट को एग्जीक्यूट करना है। दूसरा है कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट हैं उनको और कुछ दूसरे सिक्योर पेमेंट प्रोसेसेस हैं उनको फाइनलाइज करने में जो इनकोटर्म्स हैं वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। उससे उनकी क्लैरिटी बनी रहती है कि कितना रोल एक्सपोर्टर का है और कितना रोल इंपोर्टर का है किसी भी कॉस्ट या रिस्क को ऑब्जर्व करने के लिए। दूसरा है कि इसमें जो ट्रांजैक्शन पैरामीटर्स हैं वो क्लियरली डिफाइंड होते हैं, तो वो रिस्क जो है वो मिटिगेट हो जाता है, रिस्क मिनिमम हो जाता है, कोई डिस्प्यूट होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो इससे जो ट्रेड फाइनेंस कंपनीज हैं उनको बेनिफिट रहता है, वो किसी डिस्प्यूट में पढ़ करके प्रॉब्लम फेस नहीं करते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो सारे चीजें जो हैं वो रिजॉल्व होंगी एज पर इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की गाइडलाइंस के हिसाब से कि इनकोटर्म्स क्या थे और किसकी गलती है, तो उसको फाइन या पेनल्टीज या लॉसेस बियर करने पड़ सकते हैं, चाहे वो एक्सपोर्टर है, बायर है या फिर ट्रेड फाइनेंस कंपनी है। हम लोग बात करते हैं कि प्रॉपर इनकोटर्म्स कैसे सेलेक्ट करना है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंसीडर करने चाहिए सेलर्स को या बायर्स को, जिससे कि उनको एक प्रॉपर इनकोटर्म सेलेक्ट करने में हेल्प मिले। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं कि नेचर ऑफ गुड्स क्या है, पेरिसेबल है, ड्यूरेबल है या फिर उनको फ्रोजन कंडीशंस में ले जाना है या नॉर्मल ड्राई गुड्स ले जानी है, तो कोई कैसी भी कंडीशन है, उसका कंट्रोल लेवल क्या है कि एक्सपोर्टर कितना कंट्रोल चाहता है कंसाइनमेंट के ऊपर। ये जानकारी भी हम इनकोटर्म्स डिसाइड करने से पहले अपने पास रखेंगे, जैसे कि हमें पता चल पाए कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और कितना कंट्रोल और कितना रिस्क, कितनी कॉस्ट अब्जॉर्प्शन एक एक्सपोर्टर लेना चाहता है। उसके अकॉर्डिंग ही वो सारे फैक्टर्स को प्रॉपरली वे करने के बाद डिसाइड करेगा कि उसे कौन सा इनकोटर्म विजिबल होगा। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि एक्सपोर्टर ऐसी कंडीशन में बायर के साथ में और बायर एक्सपोर्टर के साथ में प्रॉपर इफिशिएंट सप्लाई चेन के लिए निगोशिएट कर पाएगा। कि सपोज करिए बायर ने एफओबी टर्म्स पे डिसाइड कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया एक्सपोर्टर के साथ में, तो वो अपनी अपने एजेंट को, जो उसका शिपिंग एजेंट है, उसको बोलेगा कि भाई आप इस तरीके से काम करिए, आपको गुड्स मिल जाएंगे और आप उसके बाद में उसको शिप करिए। इसके बाद कुछ की इनकोटर्म्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे हमने पहले इन सब के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पर मैं केवल एक शॉर्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि की इनकोटर्म्स क्या हैं जो ज्यादा यूज होते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज में आते हैं। तो पहला है एक्सवर्क्स इनकोटर्म, जिसमें बायर सारा कंट्रोल चाहता है और वो अपना कंट्रोल चाहता है कि कंसाइनमेंट की कंप्लीट कंट्रोलिंग उसके हाथ में रहे। तो ऐसी कंडीशन में बायर सेलर्स के प्रेमाइसिस से गुड्स उठा करके खुद ही अपने वेयरहाउस तक ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता है। इसमें सारी कॉस्ट और रिस्क बायर का रहता है। दूसरा एफसीए टर्म है फ्री कैरियर का, जिसमें सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गुड्स को लोडिंग पॉइंट या स्पेसिफाइड लोकेशन तक पहुंचा दे और उसके बाद में वहां से बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। इसके बाद टर्म आता है सीपीटी, कैरियर्स पेड टू। इसका मतलब हुआ कि सेलर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट पे करेगा, उसके बाद रिस्क जो है वो बायर को ट्रांसफर हो जाएगा। एक बार कैरियर्स पेड हो गया सेलर की तरफ से, जिसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या ओशन फ्रेट सेलर पे करेगा और रिस्क जो है वो बायर को
ट्रांसफर हो जाएगा। तीसरा है कैरियर्स एंड इंश्योरेंस पेड। इसमें ये सीआईपी टर्म जो है हम लोग नॉर्मली सीआईएफ के तरह लेते हैं, हालांकि सीआईएफ टर्म नॉर्मली यूज होता है बल्क लोडिंग के लिए, बट आजकल इंडस्ट्री में सीआईएफ टर्म को कंटेनराइज कार्गो के रूप में भी बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज में लिया जा रहा है। तो आप सीआईपी और सीआईएफ दोनों में कंफ्यूज मत होइए, दोनों ही एक ही तरीके के टर्म्स हैं, दोनों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कास्ट और रिस्क ट्रांसफर सेम रहता है। तो इसमें इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेलर के ऊपर आती है अलॉन्ग विद ओशन फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसमें कुछ जो रह गए हैं वो इनकोटर्म में इसमें स्लाइड में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो है डीएपी, डिलीवर्ड एट प्लेस, जिसमें सेलर बायर की लोकेशन में या बायर की कंट्री में एक लोकेशन जो बायर ने दी है वहां पर डिलीवरी के लिए अरेंज कर देगा, हालांकि अनलोडिंग वो रहेगी बायर के एंड पे। इसके बाद एक डीडीपी इनकोटर्म है जिसमें सेलर जो है वो डिलीवरी ड्यूटी भी या कस्टम ड्यूटी भी पे करेगा, जो कस्टम एक्सपेंसेस हैं वो भी पे करेगा और बायर के वेयरहाउस में अरेंज करेगा। फिर एफएएस इनकोटर्म है जिसमें बायर कंसाइनमेंट के जो कॉस्ट है, जो रिस्क है, उसको शिप के या वेसल के लोडिंग पॉइंट से अपने ऊपर ले लेता है। इसका मतलब हुआ कि गुड्स जो सेलर है वो गुड्स को केवल वेसल के पास पहुंचाएगा, उसके बाद बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको लोड करके फ्रेट वगैरह पे करके अपने डेस्टिनेशन तक ले जाना। और एक टर्म और आता है वो है फ्री ऑन बोर्ड या एफओबी, जिसमें सेलर डिलीवर करता है गुड्स को ऑन बोर्ड या सेलर केवल कस्टम क्लियरेंस करा के वेसल पे लोड करा देता है, बट वेसल से आगे फ्रेट देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बायर की रहती है। तो इसके अलावा जैसे एक सीएफआर टर्म भी होता है जिसमें कॉस्ट एंड फ्रेट लोग बात करते हैं, तो वो पीछे हम लोग जैसे बात कर चुके हैं कि आप ये सीपी टर्म देखो, कैरियर्स पेड टू, तो कैरियर्स पेड टू और सीएफआर टर्म ये दोनों सेम ही है, ठीक उसी तरीके जैसे सीआईपी और सीआईएफ टर्म सेम है। इसके बाद में हमने यहाँ पर आप लोगों को सारी चीजें एक सिंपल छोटी सी स्लाइड में देने की कोशिश की है, जिसमें आईसीसी इनकोटर्म के लिए एक अथराइज्ड बॉडी है, जो कभी अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें इन इनकोटर्म्स की टर्मिनोलॉजी को डिपिक्ट करने का या एक्सप्लेन करने का राइट केवल आईसीसी के पास होता है। आईसीसी यहाँ पर है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।